नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। देश दुनिया की खबरों में हम सबसे पहले आपको जो देश में क्या चल रहा है वो बताना चाहते हैं। आज एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है। पेट्रोल बॉन्ड से चंदा लेने का पर तत्काल रोक लगा दी है। लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरेट बॉन्ड के चंदा लेने की तत्काल रोक लगाने पर कोर्ट ने कहा है कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। 6 मार्च तक पार्टियां हिसाब दें। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा, पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी यह प्रक्रिया है जिससे मतदाता को वोट डालने के लिए सही चॉइस मिलती है। वोटर्स को चुनावी फंड के बारे में जानने का अधिकार है जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। साल 2023 में हुई सुनवाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता आई है। पहले नगद में चंदा दिया जाता था, लेकिन अब चंदे की गोपनीयता दाताओं के हित में रखी गई है। क्या है यह पूरा मामला? इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियां चुनाव आयोग को दें, ताकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई है। यही बहुत बड़ा मामला है और इससे कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है कि अगर कोई आदमी चंदा देता है तो क्या वो गलत फायदा तो नहीं उठा रहा, और ये बता होने का हक आम मतदाता का है। इसलिए मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार को जल्द से जल्द, एसबीआई को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है कि वो तत्काल इसको इलेक्शन कमीशन को प्रस्तुत करें और 3 महीने के अंदर सारी चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए। वो अपनी वेबसाइट पर डालें कि इस पार्टी को इस फलाने ने चंदा दिया है। आरोप ये लगता है, इस पर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि हम तो लंबे समय से मांग कर रहे थे, यह उनकी अवैध चंदा उगाही पर प्रतिबंध लगेगा और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेकर उन्हीं को ओबलाइज कर देते हैं, और इस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। हम जो प्रक्रिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है, हम वह दर्शकों को बता रहे थे। अगली खबर अंबाला से है। जो किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, और उसमें पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच करने का आज तीसरा दिन था। आज तीसरे दिन में फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगें पूरी करने के लिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहां हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से किसानों को रोका हुआ है। किसानों ने आज पंजाब के 6 जिलों में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन भी शुरू किया है। हरियाणा से लगती पंजाब की खनौरी और डब्बावली बॉर्डर भी 3 दिन से बंद है। उधर आंदोलन को खत्म करवाने के लिए आज फिर से 3 केंद्रीय मंत्री शाम को 5 बजे चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे। 7 दिनों में दोनों पक्षों के बीच में यह तीसरी मीटिंग होगी। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि केंद्र को आवाज़ सुननी पड़ेगी, अन्यथा जो होगा ठीक नहीं होगा। हमारी आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग है और हम चाहते हैं कि पीएम मोदी उनसे बातचीत करें ताकि हम अपनी मांगों के समाधान तक पहुंच सकें। हालांकि इस मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, अभी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि यह खालिस्तानी आतंकवादियों का एक संगठन है जो किसान आंदोलन के नाम पर देश को बरगला रहा है। वहीं इस बात के आरोप भाजपा के कई अन्य नेताओं ने भी लगाए हैं कि इससे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। वहीं पंधेर का कहना है, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि किसान आपके हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी बात सुने, हम दुश्मन नहीं हैं। जिस तरह से दुश्मनों के साथ व्यवहार किया जाता है, वैसा व्यवहार केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार हम लोगों के साथ कर रही है। हमारे साथ बैठ के वार्ता करें, हमें हमारी जो मांगे हैं उस पर सुलह और उसकी बात करें। बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो उनका कहना था कि सरकार करोड़ों अरबों रुपए का लाभ दे देती है, लेकिन हम किसानों के लिए, किसान अन्नदाता हैं, उसके बारे में सुने। और यही वजह हुई कि आज टोल प्लाजा पर और रेलवे ट्रैक पर किसान पंजाब में आंदोलित हैं, उन्होंने बंद कर दिया है। दिल्ली आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और यही शायद वजह है कि केंद्र सरकार ने आज फिर 3 मंत्रियों को, क्या समाधान निकलता है, या मामले का समाधान निकलेगा या और मामला गंभीर होगा और उग्र हो सकते हैं किसान, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। हमारे से देश बनता है, ये देश हमारा है।
और सरकार को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी, अथवा जो आगे होगा वो ठीक नहीं होगा। अगली खबर, हल्द्वानी कांस्टेबल लक्ष्मी का सिर भीड़ कुचल देती। 60-70 लोगों की भीड़ कांस्टेबल लक्ष्मी को बुरी तरह पीट रही थी। ये उसका सिर कुचलना चाहते थे। जब लक्ष्मी का पैर पकड़ा और उसे खींच लिया, इसके सिर से खून निकल रहा था। लक्ष्मी को गली गली से निकालकर बचाता हुआ जब वो घर लेके गए तो लक्ष्मी 7 घंटे रुकी और उसने जिस तरह से जो बताया है, उसका कहना था, जिस तरीके से उसने अपनी अब बीती सुनाई है, ये बताता है कि हल्द्वानी में, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से एक धर्मस्थल पर अतिक्रमण तोड़ने जाने की बात को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ था, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, थाने में आग लगा दी गई थी, सैकड़ों गाड़ियों को फूंक दिया गया था, यह सुनियोजित लग रहा है। जिस तरीके से, वरना अचानक अगर ऐसा कुछ होता है तो इतनी दुश्मनी नहीं होती है। थाने में आग लगाने के बाद जिस तरीके से महिला पुलिस कांस्टेबल की अब बीती सामने आई है, वह बताता है कि यह मामला बहुत गंभीर है और इस पर सरकारों को चिंतन करना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ, अगर अतिक्रमण हो रहा था तो अतिक्रमण होने के पहले ही उसको तोड़ने की कोशिश करना चाहिए, रोकने की कोशिश करना चाहिए। हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर, जिस तरह से जो अभी आपकी जानकारी में हम बता दें कि पूरे देश में जो स्थिति चल रही है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर आज राज्यसभा सांसद, इसके पहले वो हिमाचल से राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अब उन्होंने अहमदाबाद गुजरात से राज्यसभा सांसद के रूप में आज अपना पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने अपना फॉर्म भरने के लिए, उनके साथ वहाँ के पटेल मुख्यमंत्री श्री पटेल साहब उस साथ में थे और भाजपा के कई बड़े अन्य नेता थे। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में जेपी नड्डा का गुजरात जाना बहुत चौंकाता है, क्योंकि इस बार बहुत सारे नामों को जिस तरह से उन्होंने सामने रखा है, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हर समाज को साधने की कोशिश कर रही है और वहाँ से, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, इसलिए वहाँ से जाना ठीक नहीं हो पाता, उचित भी नहीं था, इसलिए गुजरात को चुना है जेपी नड्डा जी ने और जेपी नड्डा जी अब गुजरात से राज्यसभा के सांसद होंगे। आज उन्होंने अपना पर्चा भरा है। अगली खबर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को लिखी चिट्ठी में इमोशनल परंपरागत सीट को छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार बनने पर बहुत भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने सास और पति को खोने के बाद जनता ने संभाला, यह उनका कहना है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रायबरेली की जनता को भावुक करने वाली चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि पत्र में कहा है कि मेरे परिवार को संभालिएगा। इसमें साफ है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। सोनिया गांधी पहली बार 2004 में रायबरेली से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। उन्होंने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए रायबरेली से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। रायबरेली सीट से कांग्रेस पार्टी का नाता तो करीब 8 दशक पुराना है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि रायबरेली के बिना उनका परिवार अधूरा है। सोनिया गांधी ने लिखा, रायबरेली अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला। पति राजीव गांधी और सास इंदिरा गांधी को खोने के बाद जब रायबरेली आई तो यहाँ के लोगों ने उनके लिए अपना आंचल फैलाया है, यह उनका कहना, और इस इमोशन से बहुत फर्क पड़ा है। वहीं अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी फिर 4 दिन की रिमांड पर ईडी ने पूछताछ के लिए अदालत से मांगी है अनुमति। राजस्व विभाग में तैनात है पूर्व मुख्यमंत्री का करीबी कर्मचारी। जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने फिर भानु प्रताप प्रसाद को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। उससे जमीन घोटाले मामले में ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। राजस्व विभाग में तैनात कर्मचारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी बताया जा रहा है। जमीन घोटाले में 13 अप्रैल को भानु प्रताप को गिरफ्तार किया गया था। अब तब से वह अब तक जेल में है। अब बड़वाई अंचल से जुड़े कुछ घोटाले में ईडी ने उन्हें रिमांड पर लिया है। बता दें, भानु ने ही ईडी को हेमंत सोरेन से जुड़ी जानकारियां मिली थी और फिर यहीं से ईडी ने धीरे धीरे हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसना शुरू किया, जिसके बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। हेमंत सोरेन धन शोधन के मामले में 31 जनवरी की रात से प्रवर्तन निदेशालय के गिरफ्त में है। उनके हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरा के अगरतला में जमकर बवाल हो गया। यहाँ बसंत पंचमी के अवसर पर कॉलेज के भीतर सरस्वती पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सरस्वती प्रतिमा बिना
बिना साड़ी वाली थी। यह तस्वीर वायरल हुई तो बजरंग दल और एबीवीपी छात्र संगठन ने जमकर हंगामा बरपाया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने इस मामले में हिंदू नेताओं से हस्तक्षेप करने की मांग की है। यह आयोजन अगरतला के सरकारी कॉलेज में रखा गया था। त्रिपुरा में एबीवीपी के महासचिव दिवाकर आर्चिनी ने देवी सरस्वती के गलत चित्रण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरस्वती की मूर्ति को बहुत गलत और अश्लील तरीके से बनाया गया था। बचाव में कॉलेज प्रशासन ने कहा कि सरस्वती मां की मूर्ति हिंदू मंदिरों में मौजूद पारंपरिक मूर्ति कला जैसी ही है, इसका धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हंगामे और बवाल में के बाद आखिर में कॉलेज प्रशासन ने देवी की प्रतिमा को बदल दिया। उसके बाद मूर्ति को पूजा पंडाल से के पीछे प्लास्टिक की पन्नी से ढक दिया गया। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन कॉलेज या एबीवीपी और बजरंग दल की तरफ से मामले को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हम देश और दुनिया और राष्ट्रीय खबरों के लिए आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए। खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।